नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं और आज सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के झूठ वाली फाइल खुलेगी। ईरान से समझौते पर उन्होंने कब, कहां, कितनी बार झूठ बोला या सो कॉल्ड दावा किया, हम आपको बताएंगे। जानेंगे कि ट्रंप झूठ वाले वर्ल्ड कप के चैंपियन कैसे बन गए, वो डिप्लोमेसी के डिजास्टर प्रेसिडेंट क्यों कहे जा रहे हैं। इसके बाद भारत की तरफ से तैनात 12 परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ दिखाएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है कि भारत की परमाणु ताकत बेहद घातक है। और पॉलिटिकल खबरों में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद वाली फाइल, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उन्हें चुनाव आयोग जाने की नसीहत मिली, जिस पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष के निशाने पर सीधे पीएम आ गए। इसके बाद टीएमसी में बगावत का नेक्स्ट चैप्टर दिखाएंगे। बागियों का 18 मई को स्पीकर को भेजा गया लेटर सामने आया। इसमें टीएमसी के किन 19 सांसदों के नाम और हस्ताक्षर हैं, ये जानकारी भी देंगे। और तेजस लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में बड़े फर्जीवाड़े का पता चला है। देश की सुरक्षा से किसने खिलवाड़ किया, फिक्र की ये फाइल भी खुलेगी। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक आत्ममुग्ध, जिसको अंग्रेजी में मेगेलोमेनियाक कहते हैं, राष्ट्रपति के बयानों वाला कंफ्यूजन है। पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ऐसा कुछ कहा है जिससे वो मजाक के पात्र बन गए। कल ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें की, ईरान से पीस डील को लगभग फाइनल बता दिया। ट्रंप के इस ऐलान के बाद दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, शेयर मार्केट संभला, बाजार में तेजी आई। लेकिन अब से 2 घंटे पहले ट्रंप ने जो कहा वो ट्रंप की उस कूटनीति का हिस्सा है जिसमें धमकी और डील साथ साथ चलती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेगोशिएशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया है कि ईरान ने डील को लेकर दुनिया को गुमराह किया है, मीडिया में झूठी शर्तें लीक की हैं और जो बातें सामने लाई जा रही हैं उनका वास्तविक समझौते से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ईरान के साथ भरोसे से बातचीत करना मुश्किल है और ईरान का नेतृत्व भरोसे के लायक नहीं है। ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप को बेईमान कहा। यानी एक तरफ ईरान में युद्ध का टेंशन है तो वहीं ट्रंप पीस डील के नाम पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। उनके बयानों में रोलर कोस्टर से ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, यह वो पद है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की तस्वीरें लोग अपने घरों में लगाते हैं। वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर झूठ बोल देता था एक जमाने में तो वो इंपीचमेंट का हकदार बन सकता था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। देखते जाइए आगे हम आपको जो बताने वाले हैं। ट्रंप के बयान से लगता है कि डील के स्टेटस हर कुछ घंटों में बदल जाता है। सुबह खबर आती है डील हो गई है, दोपहर तक माहौल बन जाता है डील हो रही है, शाम होते होते वो कहते हैं कि डील होने वाली है और रात तक पता चलता है कि डील बहुत करीब है। ट्रंप कभी कहते हैं कि बातचीत शानदार चल रही है, कभी कहते हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा, कभी दावा करते हैं कि समझौता करीब है और फिर अगले ही बयान में ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे पूरी बातचीत बेकार हो गई है और वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ये देखिए जरा, डील लॉक है, डील क्लोज है, ये देख रहे हैं आप, सौदा पक्का है, डील ट्रैक पर है, डील होने वाली है। ये एआई जनरेटेड इमेजिंग है वैसे, लेकिन रियल में यही हालात है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया समझ नहीं पा रही है कि आखिर ट्रंप ईरान से बातचीत कर रहे हैं या किसी सस्पेंस थ्रिलर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। एक एपिसोड में लगता है कि क्लाइमैक्स आ गया, दूसरे एपिसोड में पता चलता है कि असली कहानी तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है या शुरू हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ पाई है। ट्रंप की ईरान नीति को अगर 4 शब्दों में समझाना हो तो शायद वो होंगे कंफर्म, लगभग कंफर्म, शायद कंफर्म और फिर अनकंफर्म। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 39 बार डील को लेकर अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन डील अब भी कोसों दूर लग रही है। पहले आप डील को लेकर ट्रंप के बयानों का कलेक्शन देखिए। आपको एक बहुत बड़ी बात बताना जरूरी है। आज जब यह चर्चा हो रही थी कि अब्बास अरागची पाकिस्तान जा सकते हैं और वहां पर इस डील को लेकर बात कर सकते हैं, जब ट्रंप ने बाकायदा मुनीर की तारीफ कर दी व्हाइट हाउस में कि डील हो गई है, इसके पीछे मुनीर का बहुत बड़ा रोल है, तो एक सवाल ओपन सोर्स इंटेल में सबसे पूछा गया। वो ये है कि इस डील पर फाइनल साइनिंग अथॉरिटी मुज्तबा खमनेई होंगे या नहीं, और अगर मुज्तबा खमनेई हैं तो ट्रंप की कंडीशंस क्या मुज्तबा खमनेई जिन्होंने अपने पिता को खोया है वो मानेंगे या नहीं। अब आप समझ रहे हैं ये डील में आखिरी पेज कहां फंसने वाला है या फंस रहा है। ट्रंप का ईरान अध्याय अब कूटनीति से ज्यादा
एक झूले की तरह दिखाई दे रहा है। एक तरफ डील के दावे हैं, दूसरी तरफ युद्ध की धमकियां हैं। कभी कहते हैं समझौता बस होने वाला है, तो कभी ईरान को बर्बाद कर देने की चेतावनी दे देते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। ट्रंप अब तक करीब 39 बार 39 टाइम्स ईरान से डील का दावा कर चुके हैं। वाओ, फैंटास्टिक ग्राफिक्स। हालांकि हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग कह रहे हैं। खैर, इसके साथ ही वो ईरान को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। ट्रंप युद्ध शुरू होने से अब तक हर 3 दिन में 4 बार समझौते की बात कर चुके हैं। इसके साथ ही वो खर्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप ने हर बार ईरान से डील के लिए 48 से 72 घंटे की टाइमलाइन दी है। हर कुछ दिनों में नया बयान आता है, नया भरोसा दिया जाता है, नई टाइमलाइन बताई जाती है। कभी ईरान को तबाह करने की बात, कभी उसे दूसरा वेनेजुएला बनाने की चेतावनी। लेकिन जब डील की तारीख बदलने से ज्यादा तेजी से बयान बदलने लगे तो फिर लोग समझौते का इंतजार कम और अगले यू टर्न का इंतजार ज्यादा करने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए ट्रंप रियलिटी शो का भी पार्ट बन चुके हैं और उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंसी को क्या रियलिटी शो बना दिया है, ये लोग पूछ रहे हैं वहां के। एक तरफ ट्रंप बार बार संकेत देते हैं कि समझौते की संभावना बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान पर दबाव की भाषा भी उतनी ही मजबूती से बोलते हैं। अब ट्रंप ने कल नए दावे किए हैं। व्हाइट हाउस में उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए और फिर एक बार दावा किया कि ईरान से डील फाइनल हो गई है। इस पर हमने ईरान से डील पर सवाल जवाब वाली फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है। ट्रंप से प्रश्न पूछा गया, क्या ईरान से डील हो गई है? उन्होंने कहा बड़ा समझौता लगभग तैयार है और जल्द साइन होने वाला है। उनसे पूछा गया समझौते पर कहां हस्ताक्षर होने वाले हैं? ट्रंप ने कहा ईरान के साथ डील पर यूरोप में साइन हो सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया, डील के वक्त कौन कौन मौजूद होगा? ट्रंप ने जवाब दिया, अरब और यूरोपीय देशों की मौजूदगी में डील पर साइन हो सकते हैं। अगला सवाल, क्या आप ईरान से डील के वक्त मौजूद रहेंगे? ट्रंप ने कहा मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जेडी वेंस वहां मौजूद होंगे। ट्रंप से पूछा गया, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील को मंजूरी दी है? ट्रंप ने कहा मैं समझता हूं सुप्रीम लीडर के लिए डील के लिए मान गए हैं। अगला सवाल, क्या डील साइन होने पर अमेरिका तुरंत ब्लॉकेड हटाएगा या नहीं? ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ यह डील का हिस्सा है। एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि क्या डील में न्यूक्लियर पर भी कोई बात हुई है? ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ ईरान किसी भी रूप, तरीके या आकार में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा या खरीदेगा। अगला प्रश्न, क्या डील फाइनल होने तक ईरान पर हमले होते रहेंगे? इस पर ट्रंप ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने आज शाम को होने वाले हमले रद्द कर दिए हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल, होर्मुज़ स्ट्रेट कब तक खुल सकता है? इस पर ट्रंप ने कहा डील साइन होते ही होर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, शायद इस हफ्ते के आखिर तक। ट्रंप से पूछा गया कि ईरान से डील को अब तक किसने मंजूरी दी है? इस पर उन्होंने कहा सभी पक्ष, अमेरिका, इजराइल और गल्फ देशों ने डील के कॉन्सेप्ट को डिटेल को दोनों में मंजूरी दे दी। ट्रंप से अगला सवाल यह भी पूछा गया कि आपको इतना भरोसा क्यों है कि इस बार डील हो जाएगी? ट्रंप ने जवाब दिया, क्योंकि हमने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो मुझसे भी ज्यादा इस डील के लिए बेकरार है। अब आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पिछले 4 दिनों में भारतीय जहाजों पर 3 हमले हुए, इसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। इसे लेकर आज भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह दूसरा मौका है जब विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन को तलब किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से मामले में चिंता के साथ तुरंत इस पर एक्शन लेने की बात कही गई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि भारतीय जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इन हमलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे जल्द से जल्द अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और हालात को नियंत्रित करना होगा। यानी एक तरफ भारत अमेरिकी अधिकारी को बुलाकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। इसे भी आप ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड या डिसेप्शन कह सकते हैं। खैर, फिक्र में अब बात करते हैं तेल और हथियार वाले उन सवालों की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री ने रूस से तेल खरीदने वाले सवाल पर जवाब दिया और यूरोपीय हथियार पर बड़ी बात की। यह पूछा गया कि रूस के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखने और रूस से तेल खरीदने की इच्छा रखने के कारण आलोचना होती है। इस पर उन्होंने अमेरिका को मैसेज दिया। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने यूरोपीय हथियार के भारत विरोधी इस्तेमाल को लेकर कही। यह जवाब आज कूटनीति की दुनिया में ट्रेंडिंग। इसे कहते हैं स्ट्रेट टॉक। यह पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। सवाल यह है कि यूरोप के कौन कौन से देश भारत के दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं, कैसे यूरोपीय हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सिर्फ 50 सेकंड की इस कहानी को भी आपको बताते हैं। फ्रांस पाकिस्तान को मिराज लड़ाकू विमान और एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलें बेचता रहा है।
पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कई युद्ध में किया। स्वीडन ने पाकिस्तान को एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बेचे। यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा रेडार सिस्टम है जो भारतीय लड़ाकू विमानों की लोकेशन ट्रैक करने में पाकिस्तान की मदद करता है। इसके अलावा ब्रिटेन और जर्मनी की नौसैनिक और सैन्य तकनीक पाकिस्तान को मिली है। जर्मनी ने पाकिस्तान की नौसेना को ऑगस्टा सबमरीन के लिए तकनीक और स्पेयर पार्ट्स की मदद की है। ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान को कई बार रक्षा उपकरण और हथियार प्रणालियां दी हैं जो भारतीय सीमाओं पर तैनात की गई हैं। पाकिस्तान ने कई बार इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोपीय इंजन और पार्ट्स पर चलने वाले कई चीनी हथियार हैं जिसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान दोनों देशों ने भारत के खिलाफ किया। चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा JF-17 लड़ाकू विमान, युद्धपोत और टैंक बेचता रहा है, लेकिन इन चीनी हथियारों के अंदर लगने वाले कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स यूरोपीय देशों से आते हैं, विशेष तौर पर फ्रांस और जर्मनी से चीन को मिलते हैं। इसके अलावा नौसैनिक इंजनों की तकनीक और रेडार पार्ट्स भी यूरोपीय देशों से चीन को निर्यात किए जाते हैं, फिर चीन के जरिए हथियार पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। अमेरिका से अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां इन दिनों भारत के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर डर का मीटर काफी ऊपर है। भारत के परमाणु हथियारों पर वहां खौफ की हवा चल रही है। पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना तक में भारतीय परमाणु हथियारों के कारण फिक्र का तापमान काफी हाई है। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान के चैनलों पर बड़ी बड़ी बहसें चल रही हैं और पाकिस्तान के इस डर को हम अगर एक लाइन में डिकोड करें तो इस्लामाबाद से लेटेस्ट आधिकारिक बयान यही है कि भारत की परमाणु ताकत बहुत घातक बन चुकी है। जानकारों का कहना है कि बात बात पर परमाणु युद्ध की धौंस दिखाने वाला पाकिस्तान इन दिनों भयानक सन्नाटे में है, खौफजदा है। भारत के नाम से पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई है, इसे समझने से पहले जरा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के कीवर्ड्स जान लेते हैं। भारत परमाणु हथियार, अंतर्राष्ट्रीय अनुमान, घातक, कैनेस्टराइजेशन, गुहार और रोग जैसे शब्द शामिल हैं। और कैनेस्टराइजेशन, इस शब्द पर पाकिस्तान का कुछ ज्यादा ही जोर है। कैनेस्टराइजेशन क्या होता है यह भी बताएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान का खौफ खुद देखिए आप। असल में पाकिस्तान के इस डर की असली वजह सीप्री की एक रिपोर्ट है। सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन में स्थित एक प्रमुख स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि मुख्य रूप से हर वर्ष दुनिया भर में होने वाले सैन्य खर्च, अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के व्यापार और परमाणु हथियारों की स्थिति पर व्यापक और सटीक आंकड़े अपनी रिपोर्ट में देती है। बेसिकली एक दुनिया भर के लिए रेफरेंस मटेरियल है। हाल ही में उसकी एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स पर काफी डिटेलिंग थी और इससे पता चलता है कि भारत में एक साल के अंदर अपनी परमाणु क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाया है। पिछले साल की रिपोर्ट में भारत के पास 180 परमाणु हथियार बताए गए थे, जबकि इस साल भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 190 पहुंच चुकी है, यानी 10 नए परमाणु हथियार। वहीं परमाणु शक्ति के रूप में पाकिस्तान की हालत पहले जैसी है। पिछले साल उसके पास 170 परमाणु हथियार थे और इस साल भी उतने ही परमाणु बम हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि भारत ने इस वर्ष इन 190 परमाणु हथियारों में से 12 ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान इसी वजह से सबसे ज्यादा परेशान है और उसने कैनेस्टराइजेशन को लेकर अपना तनाव सबके सामने रख दिया है। कैनेस्टराइजेशन क्या होता है यह भी सरल शब्दों में समझिए। कैनेस्टराइजेशन असल में एक ऐसी एडवांस तकनीक है जिसमें परमाणु वॉरहेड्स को पहले ही मिसाइल के अंदर सील करके रखा जाता है, यानी वेपन और वॉरहेड। वेपन जिसमें मिसाइल टेक ऑफ करेगा और वॉरहेड जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको मेट कर देना और फिर उसको स्टोर कर देना, जिससे युद्ध की स्थिति में न्यूक्लियर मिसाइलों को बहुत कम समय में और बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि पाकिस्तान पर अगर परमाणु मिसाइल चलाने की नौबत आ भी गई, हालांकि भारत का यह प्रिंसिपल है नो फर्स्ट यूज का, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत बहुत ज्यादा समय नहीं गवाएगा। सेकंड्स में मिसाइल लॉन्च होगी और मिनटों में पाकिस्तान की बर्बादी लिखी जाएगी। पाकिस्तान के हुक्मरान और फील्ड मार्शल मुनीर को यही सबसे ज्यादा चिंता है और इसीलिए पाकिस्तान अब वैश्विक मंचों पर भारत को लेकर अपना डर जाहिर कर रहा है। भारत की परमाणु शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों से कहीं ज्यादा बड़ी और घातक बताकर अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दुनिया के अमीर और ताकतवर देशों से गुहार लगाकर रोना रो रहा है कि भारत को आधुनिक हथियार सप्लाई करने वाले देश इस पर तुरंत रोक लगाएं। वैसे न्यूक्लियर वेपन को लेकर भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की रही है।
लेकिन हमारे देश के हित में पाकिस्तान का डर अच्छी बात है। पाकिस्तान को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि दशकों से भारत पर आतंकवादी हमले करने वाले पाकिस्तान का वक्त पड़ने पर अगर वो कुछ दुस्साहस करते हैं, न्यूक्लियर दुस्साहस, तो उसका तुरंत न्यूक्लियर जवाब भी दिया जा सकता है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। आज भी हमारी इस फाइल में टॉप पर पश्चिम बंगाल है। करीब हफ्ते भर से चले सियासी ड्रामे के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में लोकसभा सांसदों की बगावत की तस्वीर लगभग साफ है। 3 दिन से यह सवाल पूछा जा रहा था कि कहां है बागी सांसदों की सूची, कहां है वो नाम जिन्होंने सिग्नेचर किया। तो आज सुबह इन सवालों का जवाब आ गया। बागियों की नई लिस्ट में नाम भी हैं और दस्तखत भी। वायरल लिस्ट के मुताबिक ममता से बगावत करने वाले सांसदों की संख्या 19 है। काकोली घोष, सायोनी घोष, यूसुफ पठान, जगजीत चंद्र बसूनिया, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक और बापी हल्दर इनमें शामिल हैं। इनके अलावा माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, प्रसून बैनर्जी, आसिफ कुमार, शताब्दी रॉय और रचना बैनर्जी के नाम भी साइन के साथ दर्ज है। इस पत्र में बागी टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 और पैरा 4(2) के तहत अलग गुट का दर्जा देने की मांग की है। टीएमसी के मौजूदा 28 लोकसभा सांसदों में 2/3 यानी 19 सांसद बागी गुट में हैं, यानी उनकी सदस्यता बची रहेगी। इस गुट ने लोकसभा में अलग बैठने के लिए जगह अलॉट करने की मांग भी की है। बागी गुट की अगुवाई काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं, जो टीएमसी की चीफ विप रही हैं। बागी गुट के एक सांसद जगदीश चंद्र बसूनिया का दावा है कि अभी तो सिर्फ 19 सांसद हैं, आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है। वहीं ममता के करीबी स्वागत रॉय ने बागियों को विश्वासघाती बताया है। अभी तक 19 लोग ने सिग्नेचर किया है और सब लोग नए लिया है। टीएमसी जो असली ग्रुप है वो हम हैं। हमारा साथ 19 सांसद है। हमारा जो मकसद है, हम एनडीए के साथ समर्थन करेंगे। ये जो लोग छोड़ रहे हैं, ये साथ में 20 आदमी भी लेके नहीं जा पाए। तृणमूल के जितना सपोर्टर है सब ममता बनर्जी का नाम पे है। ये लोग तो कोई लंबा लड़ाई का इतिहास इन लोग को नहीं है, तो इनको दे दिया और ये विश्वासघात किया, गद्दारी किया। This kind of incidents are happening, and from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. आम आदमी को साथ जो किया, वो जो पार्टी को विरोध भी किया, आम जनता को विरोध भी किया, लूटा। खुद ममता बनर्जी है, उनको पार्टी का जो सत्ता वो दूसरा को छोड़ दिया। ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था, और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। बागियों की साइन वाली चिट्ठी सामने आने के बाद नई जानकारी यह है कि रविवार को दिल्ली में टीएमसी के बागी गुट की बैठक होगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बागी गुट के सांसद सोमवार को स्पीकर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बागी गुट की सदस्य शताब्दी रॉय ने कहा है कि जो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं, उनमें कितने लोग अभी टीएमसी छोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब 4 मई हम लोग का रिजल्ट निकले एवं उस टाइम हम लोग हारे हैं, और जैसे जितना बुरी तरह से हारे हैं, उसके बाद जब ममता बनर्जी ने हम लोगों को बुलाया था एमपीज़ को, तो मुझे लगा था कि उस दिन यही डिस्कशन होगा क्यों हारे हैं। लेकिन उस दिन भी कोई डिस्कशन नहीं है और हम लोग का कोई बोलने का मौका भी नहीं है और उसमें माना भी नहीं है हम लोग हारे हैं। तो फिर मुझे उस दिन आके घर पे लगा जो मान ही नहीं रहे, जो अपना गलती हम लोग मान ही नहीं रहे, अगर अपना गलती हम लोग सुधारेंगे नहीं तो अगली बार भी हारेंगे और जीतने का कोई चांसेस है ही नहीं। और पार्टी का अगर यही सिस्टम चलेगा तो मुझे लग रहा है ये सिस्टम गलत है
और मैं इसके साथ नहीं हूँ। जो ममता बनर्जी का डिसीजन अभी चल रहा है उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। नोट करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी के 40 वर्ष पुराने साथी बगावत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से टीएमसी में गए दो बड़े नेता उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से साफ कहा है कि ममता बनर्जी उनकी नेता है, उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ममता जी के साथ मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। जो लोग भी दबाव में, मजबूरी में, डर या भय में आज तथाकथित बागी ग्रुप में गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि शिकायतों का पिटारा लेकर जो भी आए हैं वो क्या यही घड़ी थी ममता जी के खिलाफ शिकायत करने की, या अभिषेक बनर्जी या तमाम दूसरे नेताओं के प्रति भी शिकायत करने की कि बिहेवियर ठीक। कल तक तो यही लोग दीदी 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 करते थे। जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी जरूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए, तो ये तो मालूम है बीजेपी का खेल है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है यार, ये तो बताओ। हालांकि ममता बनर्जी के लिए अभी सिर्फ बगावत का संकट नहीं है, बल्कि पार्टी में भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बढ़ती नाराजगी भी उनकी परेशानी की एक वजह है। पुराने नेता ममता के तो साथ हैं, लेकिन अभिषेक के एटीट्यूड से उन्हें दिक्कत है। कल कल्याण बनर्जी ने उनका नाम लेकर मुद्दा उठाया, तो आज सौगत रॉय ने भी आरोप लगाया कि अभिषेक का अलग सिस्टम चलता है। यानी अभिषेक बनर्जी से नाराजगी उन लोगों को भी है जिन्होंने ममता का साथ अब तक नहीं छोड़ा है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले पार्टी महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सफाई आई। कल्याण बनर्जी के बयान पर उन्होंने अपना जवाब दिया। अभिषेक ने कहा, कल्याण बनर्जी उम्र में मुझसे बड़े, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफिक वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। शायद उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, वो सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, बस उसका स्टाइल लोग पसंद नहीं करते हैं, ये हो सकता है। उसको समझना चाहिए कि क्यों उन पर नाराजगी है, अपने को संशोधन करना चाहिए। पार्टी में उनका अपना सिस्टम है, अलग सिस्टम वो चलाते हैं। चलाते हैं। पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं। बगावत के तूफान के बीच टीएमसी ने दिल्ली में अपने दफ्तर का पता बदल दिया है। पार्टी ने राजेंद्र प्रसाद रोड पर अपना ऑफिस खाली कर दिया। ये बंगला टीएमसी के बागी सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर आवंटित था। पार्थ भौमिक ने बगावत कर दी है, इसलिए टीएमसी ने दिल्ली का कार्यालय अब राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के साउथ एवेन्यू वाले आवास पर ट्रांसफर कर दिया। बागी हुए टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने अपने घर से जो है वो टीएमसी का ऑफिस भी अब हटा दिया है। मैं आपको उनके सरकारी जो आवास है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 20 नंबर का जो आवास है वो उनको अलॉट हुआ था और यहीं पर टीएमसी का ऑफिस भी हुआ करता था। सामान्य तौर पर यहाँ पर आप देखते तो तमाम बैनर, पोस्टर सब टीएमसी के लगे होते थे और लगभग सारे आयोजन टीएमसी के यहीं पर हुआ करते थे और नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर होता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर शांति है। आप देखिए ताला भी लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरों में दिखा रही हूँ, ताला लगा हुआ है और 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड जो इनका सरकारी आवास है वो फिलहाल अभी बंद है और यहाँ पर जो टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था अब वो ऑफिस भी नहीं रहा। पार्टी की टूट फूट से परेशान ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर है। सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि 9 मार्च को धर्मतल्ला में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एक अपडेट है। विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में पहले से ही सीआईडी जांच के घेरे में चल रहे, अब एक अन्य मामले में भी उनका नाम जुड़ गया।
सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर सीआईडी आज उनके कालीघाट स्थित घर पर पहुंची। हालांकि वो मौजूद नहीं थे। इस मामले में बागुईआटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इसकी जांच भी सीआईडी को सौंपी गई है। बागी संकट से टीएमसी को राहत नहीं मिल रही है तो इधर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। मध्य प्रदेश में संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस को फिलहाल एक राज्यसभा सीट का नुकसान है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के मामले में सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पूर्व के फैसलों में स्पष्ट है कि अदालत चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। अगर रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन रद्द कर देता है तो चुनाव आयोग के पास जाना ही एकमात्र विकल्प है। कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के वकील से ऐसा कोई फैसला दिखाने को भी कहा है जिसमें अदालत ने ऐसे मामलों में दखल दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सही माना है और कहा है कि नामांकन पत्र के साथ जुड़े फॉर्म 26 में आपराधिक मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं मामलों की जानकारी देनी है जिनमें संज्ञान लिया गया हो या फिर चार्जशीट दाखिल की गई हो। हालांकि मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर मनमाने ढंग से काम करता है और सिर्फ एक पक्ष की बात मानता है तो इसमें दखल दिया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर लिख दे कि 2 + 2 = 6, तो क्या आप कहेंगे कि कानून में 6 महीने लिखा है? जिरह के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के खिलाफ कई दलीलें दी हैं। उनके आदेश को अजीब बताया, लेकिन कोर्ट ने पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए उन्हें राहत नहीं दी है। हालांकि इतनी छूट जरूर दी है कि वो चाहे तो हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं, यानी अभी हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर राहत की मांग सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही की जा सकती है। हालांकि सिंघवी का कहना था कि चुनाव याचिका पर फैसला होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। चुनाव आयोग भी चुप है, लेकिन कोर्ट में उनकी कोई दलील काम नहीं आई। इलेक्शन पिटीशन या चुनाव याचिका में वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत संसद या विधानसभा चुनावों के परिणामों को अदालत में चुनौती दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 329 और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावों को केवल इसी याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उस राज्य के हाई कोर्ट में दायर की जाती है जहां से मामला जुड़ा होता है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी छिपाने के चलते कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ हैदराबाद की कोर्ट में आपराधिक शिकायत की गई है, लेकिन यह जानकारी उन्होंने फॉर्म 26 में नहीं दी थी। कांग्रेस इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर रही है तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जानबूझकर आपराधिक शिकायत की जानकारी छिपाई। मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस जबरदस्ती हंगामा बरपा रही है। उन्होंने स्वयं अपनी हार से बचने के लिए अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया। उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाईकोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं को दोषी बनाने का काम करेंगे, ये कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की नीति है। और यही कारण था कि कांग्रेस के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। और आज इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस विधायक नामांकन रद्द करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस दफ्तर से वो राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे, हालांकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उन्हें रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। खैर, अब एक जरूरी अपडेट अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा कैसी रहेगी, अभेद सुरक्षा ग्रिड बनाने को लेकर क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, इन्हीं सब महत्वपूर्ण विषयों पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। ये बैठक कितनी अहम थी, इसे आप ऐसे समझिए कि इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, थल सेना प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के अलावा सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF के महानिदेशक और गृह मंत्रालय, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सीनियर अधिकारी शामिल हुए हैं। 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में गृह मंत्री ने कहा, यात्रा मार्ग पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से मल्टी लेयर्ड सुरक्षा ग्रिड स्थापित करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी बढ़ानी होगी। सर्विलांस सिस्टम और दूसरे आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि यात्रा के दौरान CPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिविर स्थलों पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी करनी होगी। श्रद्धालुओं के पंजीकरण, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। स्थानीय लोगों और पशुओं के लिए QR कोड आधारित पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे और मौसम की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं के जत्थे को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 57 दिनों तक चलने वाली यह पवित्र हिमालय यह यात्रा हिमालय में समुद्र तल से 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक होती है। यानी यात्रा के दौरान श्रद्धालु पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भारी सुरक्षा की जरूरत होती है, जिसका इंतजाम केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों की एजेंसियां मिलकर करती हैं। किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसको देखते हुए अभी से मॉक ड्रिल भी की जा रही है। गृह मंत्री की बैठक से ठीक पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में जम्मू में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के चप्पे चप्पे को खंगाला और CRPF ने भगवती नगर बेस कैंप से घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान भी चलाया। और अब बात करते हैं SpaceX कंपनी के CEO इलॉन मस्क की, जो अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके बाद उनकी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी भी मालामाल हो जाएंगे। दरअसल आज इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के IPO की लॉन्चिंग होने जा रही है। खास बात यह है कि मस्क की इस कंपनी का IPO दुनिया के शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बनने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक IPO के तहत SpaceX के एक शेयर का प्राइस $135 तय किया गया है। इस लॉन्च के जरिए कंपनी ने $75 अरब तक जुटाने का टारगेट रखा है। इस कीमत पर कंपनी की टोटल वैल्यू $1.77 ट्रिलियन हो जाएगी। आपको बता दें कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स बेचकर बाजार से पैसा जुटाती है तो उस प्रक्रिया को IPO कहा जाता है। और मस्क की कंपनी SpaceX भी अपना IPO लॉन्च करने जा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे कहते हैं। इससे पहले सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के नाम था, जिसने 2019 में करीब 29.4 अरब जुटाए थे, जबकि SpaceX का IPO से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। बड़ी बात यह है कि मस्क का SpaceX IPO अभी से रॉकेट बन गया है, क्योंकि कंपनी का प्लान $75 बिलियन जुटाने का है, लेकिन निवेशकों ने इसमें 4 गुना यानी करीब $250 बिलियन लगा दिए हैं। यानी यह IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया है। इस IPO की कामयाबी के बाद इलॉन मस्क की कुल संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर यानी खरबपति बन सकते हैं। अनुमान है कि इस IPO की लिस्टिंग से इलॉन मस्क की संपत्ति $1 ट्रिलियन से पार निकल जाएगी, जबकि दुनिया के सिर्फ 20 देशों की GDP ही इससे थोड़ी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार IPO से उनकी संपत्ति में रातों रात $274 अरब का इजाफा हो रहा है। और अगर SpaceX की लिस्टिंग अनुमानित वैल्यूएशन पर होती है तो कंपनी के 4,400 से ज्यादा वर्तमान और पूर्व कर्मचारी भी करोड़पति बन जाएंगे, जिनके पास SpaceX के शेयर्स हैं। वैसे कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि SpaceX का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आंका गया है और इसके शेयर की कीमत होनी चाहिए थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 बार गोल्ड मेडल, राष्ट्रमंडल खेलों में 9 गोल्ड मेडल और एशियाई खेल में 4 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में कुल 23 मेडल, सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड। ये उपलब्धि है गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर जसपाल राणा की, जिनकी आज अचानक मृत्यु ने हर किसी को चौंका दिया है। आज सुबह शूटर जसपाल राणा की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी बयान में मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई बार हल्का दर्द भी हार्ट अटैक का सिग्नल होता है। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी की उड़ान के दौरान वो बीमार हुए। उन्हें लगातार सीने में दर्द हो रहा था। नई दिल्ली में उतरते ही उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत बहुत गंभीर थी, आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक थी।
स्टंट डाले गए थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के लिए हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में काम कर रहे थे। खेल में उनके अपार योगदान और निशानेबाजी की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए सरकार ने उन्हें 2020 में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और खेल जगत की कई मशहूर हस्तियों ने दुख जताया। और अब चलते हैं राजस्थान। फिक्र उन बच्चों की जिनसे उनका इकलौता स्कूल छिन गया। हालांकि हमने ये मुद्दा उठाया तो शायद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के पास गिराए गए स्कूल को लेकर सरकार एक्शन में आ गई। विद्यालय के लिए नई जगह आवंटित की गई। अब आपको पूरी कहानी बता दें। जैसलमेर में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए 8 जून को शिक्षा के मंदिर की बलि चढ़ा दी गई। तनोट माता मंदिर के सामने मौजूद एक सरकारी विद्यालय को बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया गया। स्कूल के टूटने से 70 बच्चों के लिए संकट बढ़ गया, क्योंकि यहां से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा स्कूल नहीं है। यानी इस इलाके के लिए एक यही स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सब बढ़े का नारा, तो दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर के लिए सरहद के आखिरी छोर पर बच्चों के सिर से स्कूल की छत छीन ली गई। लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले, लेकिन तनोट माता मंदिर के पास बच्चों के लिए मौजूद एकमात्र स्कूल अब मलबा बन चुका है। स्कूल तोड़ते वक्त ग्रामीणों ने प्रशासन का विरोध जताया, बुलडोजर का रास्ता रोका, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी और बुलडोजर के नीचे उनकी आवाज दबा दी गई। प्राथमिक विद्यालय 1990 में बना, उनमें सरकारी पट्टा जारी किया गया। उस पट्टे को निरस्त करके और उस स्कूल को कल ध्वस्त कर दिया। शिक्षा के जगत में बहुत ही एक दुखद घटना है, जिनको आकर हेलो के द्वारा गांव में ग्रामीण इलाकों को जोड़ा गया, ताकि वो अभिभावक को जोड़ेंगे तो कम से कम बच्चों को पढ़ाएंगे। इतने समर्पण का इतिहास हमारी शिक्षा से जुड़े हुए सरकारों द्वारा, लेकिन वहीं मीडिया का स्थल तोड़ दिया जाता है। वहाँ के ग्रामीण लोग धरने पर बैठते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है। पढ़ने वाले सभी बच्चे अनुसूचित जाति के हैं, एक ही वर्ग के हैं। कीमत आपके पास पावर है, स्कूल मत दो। हम अम्बेडकर के हैं बच्चे, हम नहीं हटने। साहब आप कर रहे विरोध कर रहे, स्कूल आप हटा रहे, हम नहीं हटने देंगे। आप जो भी लाठीचार्ज करो, जो भी पावर बताना पूरा बताओ, कम करना ही मत। हम जैसे भी अंदर नहीं जाने देंगे, या मरेंगे या आप जबरदस्ती ऊपर से लेके जाओ, गेट नहीं हटने देंगे। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ने एक मुहिम चलाई बच्चों के भविष्य को लेकर। हमारी खबर का असर हुआ। तोड़ी गई स्कूल से 1 किलोमीटर दूर नई जगह आवंटित की गई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के आदेश पर स्कूल का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। शुरुआती दौर पर 10 लाख रुपए जारी किए गए, लेकिन स्कूल टूटा तो राजनीति होते भी देर नहीं लगी। वो विद्यालय का भवन जर्जर हो गया था, कभी भी धराशायी हो सकता है, और इसलिए हमने उसको जमींदोज कर दिया, यानी गिरा दिया है और नया भवन बनने की स्वीकृति जारी कर दी और बहुत जल्दी ही निर्माण प्रारंभ होगा। ये बिल्कुल गंभीर मामला है। जैसलमेर जिला प्रशासन ने बिल्कुल इसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया, और ये काफ़ी पुराना स्कूल है और वहाँ SC के लोग ज़्यादातर संख्या में है और आसपास के क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है। ऐसे में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्कूल वहाँ से संचालित है उस स्कूल को हटाना। सरकार की ऐसी नीति है कि बातें बहुत आदर्शवादी करते हैं, लेकिन धरातल के अंदर काम उनका बहुत ही जीरो है। देखिए, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, दलित बच्चे वहाँ पे 99% दलित बच्चे पढ़ रहे थे। आपको VIPs के लिए वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाना है, उनको सुविधा देनी है, तो आप उनके लिए दूसरा भी गेस्ट हाउस बनाते, पहले स्कूल बनाते, उसके बाद तोड़ते। अब वो बच्चे तो बेचारे खुले में आ गए। आप जो नाटक कर रहे हैं, आपके जो हालात है, VIP कल्चर बीजेपी में बहुत हावी हो गया। बीजेपी की सरकार को ना दलित से, ना पीड़ित से, ना भूखे से, ना किसी नौजवान से, ना किसान से, किसी से कोई मतलब नहीं है।